Hello student, good morning. Today I will explain you chapter number 2, computation of taxable income under the different heads of income. मतलब आपने सुना है कि जैसे टैक्स पेड करना है या फिर सैलरी से टैक्स कट कट होता है, या फिर अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी ली है, मतलब हाउस लिया है तो उसके ऊपर टैक्स जाता है, या फिर कोई कैपिटल गेन है तो उसके ऊपर भी टैक्स कट होता है। ऐसे डिफरेंट हेड्स है टैक्सेबल का, मतलब टैक्स जिसके ऊपर जाता है, मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशंस, मतलब नॉट अ सैलरी एम्प्लॉय, मतलब जो सैलरी लेता है पर्सन वही टैक्स पे करता है, ऐसे नहीं है। जो प्रोफेशन में है, मतलब फॉर एग्जांपल डॉक्टर है, सी है, लॉयर है, जो भी हम प्रोफेशन हमने चूज़ किया है और उस हिसाब से अगर हम बिजनेस चला रहे हैं तो उसके ऊपर, उसके इनकम के ऊपर भी हमें टैक्स पे करना पड़ता है। देन कैपिटल गेन है। ऐसे बहुत सारे 5-6 है, मतलब हेड्स है अ, जिसके ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ता है। ओके, अब ये जो सेकेंड चैप्टर है वो थेरी बेस, मतलब थेरी आपको प्रॉपरली लर्न करनी है इसकी, क्योंकि जो भी इनकम टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, अगर आपको थेरी लर्न नहीं है तो, या फिर उसके सेक्शन याद नहीं है तो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। बिकॉज क्या एग्जाम, मतलब टैक्स में से किसको एग्जाम्शन मिला है, या फिर किस किस चीज़ के लिए टैक्स पे करना है, अगर आपको यही पता नहीं हुए तो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, और पैटर्न फॉर्मेट भी अभी नहीं आया है आपके पेपर का, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ऐसे डिक्लेयर किया यूनिवर्सिटी ने कि 70% का आपका पेपर होगा, उसमें से 50%, 50 मार्क्स जो है वो है MCQ टाइप के क्वेश्चंस होंगे, और जो 20 मार्क्स है वो एज अ ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब राइट नोट या फिर डेफिनेशंस इस टाइप के होंगे। ओके, सो अभी तक प्रॉपर फॉर्मेट हमारे पास नहीं है। जब वो फॉर्मेट हमें मिलेगा वैसे ही मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके, इनकम फ्रॉम सैलरी में पहले सैलरी की टर्म देखते हैं, मीन्स व्हाट इज सैलरी। हमें पता है कि हम एक महीना काम करते हैं और दूसरे महीने की 1 तारीख को हमें जो पैसे मिलते हैं उसे हम सैलरी बोलते हैं। ओके, ये इन शॉर्ट हो गया हमारे हिसाब से जो हमने बनाई वो डेफिनेशन। बट एज पर द एक्ट क्या है, a regular payment usually made monthly by an employer under a contract of employment to an employee is called salary. It is a consideration received by a person sorry, for the services rendered to another person. It includes all cash amounts received by an employee and monetary value of benefits provided by an employer. Okay, free of cost or at concessional rates according to section 17 subsection 1 of the Income Tax Act 1961. Okay, एज पर द एक्ट सैलरी इंक्लूड्स, मीन्स सैलरी मीन्स व्हाट, उसमें क्या इंक्लूड है, वेजेस, एनी एन्यूटी और पेंशन, एनी ग्रेजुटी, एनी एडवांस सैलरी, लीव इनकैशमेंट। अब लीव इनकैशमेंट बंद किया है। द एनुअल accretion to recognize provident fund beyond the limit specified. Then the contribution made by the central government in the previous year to the account of an employee under a pension scheme referred in section 80 CCD.
Then charitability. Any receipt is salary if the relation between the receiver and the payer is of employer and employee. For example, salaries or payments of MPs and MLAs do not come under salary head because assembly and its members do not have an employer and employee relationship. Another important condition to be satisfied is that the employer must have made the payment in his capacity as an employer to the employee. For example, the employee saves the child of the employer from an accident, and as a token of gratuity, as a token of gratitude, the employer pays some money. This amount is not considered to be salary. Okay, then salary versus wages. अब देखो, ईयर ऑफ चैरिटेबिलिटी एंड द प्लेस ऑफ एक्रूवल इज मीन्स आपको ये पॉइंट इतने ज़रूरी नहीं है. आपको सैलरी वर्सेस वेजेस मतलब पता होना चाहिए क्योंकि आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं. अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट देर आर नो स्पेसिफिक डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस. ओके, उन्होंने कोई डिफरेंट नहीं किया, लेकिन एज पर जब हम अकाउंट सीखते हैं दैट टाइम हम क्या करते हैं, डिफरेंस इसमें क्या है डिफरेंस. सैलरी मीन्स एक महीने काम किया, 1 मंथ काम किया है तो उसका पेमेंट आपको दूसरे महीने के फर्स्ट वीक या फर्स्ट डे को मिलता है. ओके, और वेजेस जो होते हैं वो पर डे बेसिस होते हैं. वेजेस क्या होते हैं, पर डे. आपने एक दिन काम किया, उसी दिन आपको जब आपका काम ख़त्म होगा उसी टाइम आपको पैसे मिल जाएंगे. ऐसे डिफरेंस है. ओके, बट एज पर द इनकम टैक्स एक्ट उन्होंने कोई भी ऐसे स्पेसिफिकेशन नहीं किया कि उनमें कुछ डिफरेंस है. Retirement means after the retirement of an employee, the relationship of employer-employee doesn't exist as the employee is not rendering any service. Pension given to an employee after retirement on the monthly basis is charged under the head salary as the payment is made due to the past relationship, but in case of death of the employee, family pension received by the dependents is treated as income from the other sources. Okay, and then आपको इसमें से और क्या देखना है. मैंने पूरी थ्योरी डाली है इस लेक्चर में, मतलब उसके पीपीटी पे बनाई, उसमें है इम्पोर्टेंट टर्म्स में है प्रॉफिट्स इन ऑफ सैलरी सेक्शन 17(3) है. उसके बाद अलाउंसेस है, परक्विजिट्स. तो अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स आपको पता होने चाहिए. उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी भी पता होनी चाहिए. अलाउंसेस मीन्स refer to the amount paid to an employee to meet certain expenses. For example, medical allowances, which is given by an employer to enable the employee to meet his medical expenses. House rent allowances is given by an employer to enable the employee meet his rental expenses. Okay. Then perquisites means informally they are called perks. Perquisites refer to the benefits arising as a result employment in addition to regular remuneration. For example, facility of motor car, accommodation, service of grandeur, cook, servant, etc. And perquisites are valued as per the income tax rule and are added with other cash receipts under the head salaries. Okay. देन नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी. कैसे करनी है और उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा.
तो फर्स्ट तो ऑल कैश रिसिट दैट इज मीन्स बेसिक सैलरी, फीस, कमीशन, बोनसेस, ओके, मतलब ये सब मिला के होगा. देन ऑल अलाउंसेस आर एडेड to the above after deducting the exempt amount if any under allowances. Tax free allowances are not added. अब अलाउंसेस में भी दो टाइप, एक टैक्सेबल होता है, एक और दूसरा होता है टैक्स नहीं होता है, मतलब टैक्स फ्री बोलते हैं उसको. एक टैक्सेबल और एक दूसरा है टैक्स फ्री. ओके. देन परक्विजिट्स आर वैल्यूड एज पर द रूल्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड एडेड विद द रेस्ट ऑफ द सैलरी. देन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन RPF, मतलब जब हम जॉब करते हैं उस टाइम हमारा PF कट होता है, तो जो जितने अमाउंट इंस्टीट्यूट दे, जितने अमाउंट हमारे पेमेंट से जाती है उतनी अमाउंट इंस्टीट्यूट भी पे करता है. ओके. देन प्रॉफिट इन salary obtained from past and present employer as per service agreement is added. ये जो मैं थ्योरी बता रही हूँ आपको समझ में इतनी नहीं आएगी, बट आप ये लिसन करो और रीड करो, ताकि जब हम एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, दैट टाइम आपको ये समझ में आएगा कि हमने देखा था ये टैक्स फ्री है, ये अलाउंसेस टैक्सेबल है, तो ये सैलरी में ऐड करना है या नहीं, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा. देन नेक्स्ट पॉइंट इज टैक्स लायबिलिटी ऑफ डिफरेंट अमाउंट अंडर द हेड सैलरी. बेसिक सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस, एडवांस सैलरी एंड एरियर्स ऑफ सैलरी आर फुल्ली टैक्सेबल. लिसन, बेसिक सैलरी, आपने कभी सैलरी स्लिप देखी है? अगर आपको किसी की सैलरी स्लिप देखने को मिलती है तो ज़रूर देखो. उसमें फर्स्ट ही होता है बेसिक सैलरी. बेसिक सैलरी की अमाउंट अलग रहती है, और उसमें जो अलाउंसेस होते हैं या फिर जो भी फ्री में मिलता है, या फिर हर जगह ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, या फिर मेडिकल के लिए, तो वो पूरा डिटेल्स उसमें होता है, और उसके बाद टोटल सैलरी की अमाउंट होती है. कभी आपको मिले तो ज़रूर देखो सैलरी स्लिप. हमारे जो स्टूडेंट है उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट जॉब भी करते, तो उनको खुद की सैलरी स्लिप होगी तो उन्होंने देखा होगा. बट अगर कोई जॉब नहीं करता है तो आप किसी दूसरे की सैलरी स्लिप ज़रूर देखें, ताकि आपको पता चले कि बेसिक सैलरी मीन्स व्हाट, कमीशन, बोनस, एडवांस सैलरी एंड एरियर्स ऑफ सैलरी क्या होता है, वो फुल्ली टैक्सेबल होता है. देन allowances, for the purpose of tax, allowances are grouped as tax free allowances, fully taxable allowances and partly exempt allowances. Okay. अब कौन से अलाउंसेस टैक्सेबल है, कौन से नहीं है, फुल्ली टैक्सेबल कौन से है, हम नेक्स्ट पॉइंट में देखने वाले हैं. ओके. देन टैक्स फ्री अलाउंसेस नेक्स्ट ही पॉइंट है. These allowances are exempted from tax and hence are not included in the salary. Okay. Students may note that these allowances are given for discharge of official duties. The below given allowances are tax free. Allowances to government employees outside India. Any allowance or perquisites allowed outside India by the government to an Indian citizen for rendering a service outside India is wholly exempt from tax. Then basic salary or allowances paid by UNO to its employees is not taxable. Then compensatory allowance to meet expenses wholly and exclusively incurred by the employer in the performance of duties or to meet expenses at the place of employment or at the place where he resides is wholly exempt.
Then fully taxable allowances means dearness allowance, city compensatory allowances, non-practice allowances, overtime allowances, tiffin allowances, then servant allowances, um, project allowances, fixed medical allowances. Okay. Then partly exempt allowances में है uniform allowances, traveling allowance, washing allowance, conveyance allowances for performance of official duties, helper allowances for official duties, daily allowances on tour or on transfer, academic research and training allowances. Okay, to the extent of account amount stated in the act, means transport allowance जो है वो it is exempt up to 1600 per month, and in case of disabled person 3200, मतलब नॉर्मल पर्सन के लिए 1600 है, और कोई अगर प्रॉब्लम है आपको तो वो 3200 है, तब तक एग्जेम्प्ट होता है, उसके आगे का जो है वो टैक्सेबल होता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में अप टू 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, 2 ही चाइल्ड चाहिए आपको, उससे ज़्यादा अगर चाइल्ड है तो उसे नहीं मिलता है। देन हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस में इट इज़ एग्जेम्प्ट अप टू 300 पर मंथ पर चाइल्ड, अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। देन अंडर ग्राउंड अलाउंस वो एग्जेम्प्ट है 800 पर मंथ तक। ओके, देन HR है, हाउस रेंट अलाउंस जो होता है वो इट इज़ एग्जेम्प्ट अप टू द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब एक्चुअल 3-4 पॉइंट है HR हाउस रेंट अलाउंस के, उसमें फर्स्ट जो है वो एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड, देन रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी और 40% ऑफ सैलरी ऑल सिटीज़, एंड ओनली मेट्रो सिटीज जो है उसे 50% ऑफ सैलरी है। तो ये 3 पॉइंट में से जो भी हमारे एग्जाम्पल में है उसे हम हाउस रेंट अलाउंस बोलेंगे। जब हम एक्चुअल में सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। मतलब सैलरी फॉर द पर्पज इज बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस कमीशन सेल्स। ओके, टैक्स लायबिलिटी ऑफ perquisites. Perquisites is the value of benefit received by an employee in addition to the monetary compensation in the form of salary, allowances, etc. But for the facility by the employer, the employee would have spent money. Then taxable perquisites and its valuation. Value of rent-free accommodation. Unfurnished accommodation provided to the central and state government employee is equal to, मतलब उन्होंने वो दिया है 10%. देन अनफर्निश्ड एकोमोडेशन अगर आपको मिला है तो उसमें कितना होगा कट टैक्स, वो भी है 50% ऑफ सैलरी माइनस रेंट पेड बाय एम्प्लॉई। अगर आप cities having a population about 25 lakh, then 10% of salary minus rent paid by employee. In cities having a population about 10 lakh and up to 25 lakh per, as per 2001 census. Then 7.5% of salary minus rent paid by employee in other cities. Okay, तो ये भी आपको जैसे जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो मैं स्क्रीन पे 2-3 मिनट के लिए ऐसे रखती हूँ। ये 2.4 पेज नंबर है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। देन 2.5 है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपके पास बुक नहीं तो आपको ये मैंडेटरी है, ये आप नोटबुक में राइट डाउन करके लिखो ताकि आपको थ्योरी पार्ट समझ में आ जाए। नेक्स्ट 2.6। ओके,
ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, उसके बाद द अदर परक्विजिट्स टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ होता है। एजुकेशन फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ होती है। उसके बाद इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन होता है। फ्री मील, बहुत सारे ऑफिसेस में फ्री मील मीन्स बहुत ही नॉमिनल पैसे ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल 3 रुपीज़ 2 रुपीज़ पर डे, और प्रॉपर मील उनको मिलता है। मतलब वो भी हमें क्या है, एक फैसिलिटी ही है। देन बहुत सारी कंपनी क्रेडिट कार्ड देती है कंपनी के नाम का। उसके बाद फ्री क्लब फैसिलिटी मीन्स उसमें क्या होता है, any payment made by employer towards club facility to an employee is taxable to the extent of expenses paid by the employer, less the amount paid or received from the employee. Okay, उसके बाद use of movable assets, where movable assets of the employer is allowed to be used by the employee, the taxable value of the perquisites shall be 10% cost of such asset amount, if any, paid by the employee for such a use. Then leave travel concession, employees contribution towards approved superannuation fund. टैक्स फ्री परक्विजिट्स में क्या क्या आता है वो भी है। उसमें होता है वैल्यू ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉई, देन रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट, premium paid by an employer on the health of an employee under a government approved scheme, free use of laptop or computer provided by the employer. Okay, then provident fund का क्या होता है, 12% तक exempt होता है। मतलब employers contribution to PRF is taxable to the extent if it is more than 12%. ओके, वैसे ही उसके इंटरेस्ट का भी है 9.5%। ग्रेजुटी एंड लिव इन कैशमेंट अब तो बंद हो गया, बहुत सारे कंपनी ने लिव इन कैशमेंट बंद किया है, लेकिन पहले था। मतलब क्या था, लिव इन कैशमेंट रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टैक्स फ्री, लिव in encashment received by other employees is exempt to the extent of the list of the following means leave encashment actually received and 10 months average salary or 3 lakh or cash equivalent of on leave not exceeding 30 days for each year of services. मतलब जितनी अमाउंट है, अगर आपकी 3 लाख से ज़्यादा अमाउंट है तो 3 लाख ही मिलेंगे, ऐसे था। बट अभी नहीं है वो, मतलब बहुत सारे कंपनी ने तो बंद ही किया है। ओके, चलो तो नेक्स्ट लेक्चर हम डायरेक्टली प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा।